गाइस, हेलो गाइस। रेस्वा एकेडमी पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। चलते हैं अगले लेक्चर पर, बीडब्ल्यू में अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैग्नेट का चैप्टर चल रहा है, इसके बाद आपको बैटरी और एसी पढ़ाना है। तो ध्यान रहे, देखिए बाबू क्या है ना कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो पिछले वाले से रिलेटेड होता है, इसलिए जब तक आप मैग्नेट नहीं समझ पाएंगे आपको एसी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं पहले बता दे रहा हूं। और अगर मैग्नेट नहीं समझ में आएगा तो सेकेंड ईयर में डीसी मशीन बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अगर एसी नहीं समझ में आएगा तो अगले सेमेस्टर में ट्रांसफार्मर बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ठीक। और अगले सेमेस्टर में अगर मशीन नहीं समझ में आया तो फिर थर्ड ईयर में मशीन नहीं समझ में आएगा, मशीन सेकेंड। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसलिए बीडब्ल्यू का पढ़ना बहुत आवश्यक है। बीडब्ल्यू के जो लेक्चर्स होते हैं उसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ओके, चलिए मैग्नेट में आपको क्या पढ़ा रहे थे हम। मैग्नेट में टेम्पोररी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, ये सब खत्म हो चुका है। अगला लेक्चर चलते हैं हम, अगला लेक्चर चलते हैं, पढ़ेंगे हम मैग्नेट में जो कॉयल होता है, कुंडली होती है, उसमें कितना ऊर्जा संग्रहित होती है। ओके भाई, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कैसे होती है, कितना होती है। तो हमारा क्या रहेगा, किसी कुंडली में टॉपिक आज का क्या रहेगा बाबू, देखिए आज का टॉपिक रहेगा किसी कुंडली में, चाहे डायरेक्ट लिखिए, कुंडली में संग्रहित ऊर्जा, संग्रहित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉयल। ओके, अच्छा एक बात बताओ, कुंडली में और कुंडल में क्या अंतर है। अगर पूछा जाए कुंडली मतलब कॉयल और कुंडलन, बताओ कुंडली और कॉयल, कुंडलन मतलब वाइंडिंग, इन दोनों में क्या अंतर है। जैसे कुंडली किसको कहते हैं, वाइंडिंग किसको कहते हैं, सिंपल है। जैसे बैटरी को पढ़े हो तुम लोग, बैटरी, तो बैटरी में पढ़े होगे सेल, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कॉल्ड बैटरी। कई सेल को मिला देने से बैटरी बनता है, उसी तरह कई कॉयल को, कई कुंडली को मिला देने से कुंडलन बन जाता है। जैसे अगर मान लो कोई कोर है, अगर इस पर एक वाइंडिंग किया गया है तो वाइंडिंग, सॉरी, अगर एक किया गया है तो कुंडली, और इसी पर बहुत कर दिया जाए, फिर आकर फिर ऐसे बना दो, फिर आकर फिर बना दो, कई हो जाए तो उसको वाइंडिंग बोला जाएगा। जैसे कि आप पंखा उंखा में देखे होंगे, एक छोटे छोटे जो अलग अलग होते हैं उसको कॉइल बोलते हैं, और सबको मिलाकर वाइंडिंग बोला जाता है। तो वही होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल इज कॉल्ड वाइंडिंग, ऐसे बोल सकते हैं आप। ओके, तो एक कुंडली की बात कर रहे हैं, कुंडली में, एक कुंडली में कितना ऊर्जा संग्रहित होता है उसके बारे में चर्चा करना है। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉइल है, यही बना लेते हैं इस कॉइल को यहां पर। अच्छा चलिए एक और बात याद रखेंगे, थोड़ा एक चीज याद रखना है कि बच्चे बड़ा कंफ्यूजन में होते हैं। जैसे हमारे पास एक वायर है, जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक वायर है, एक वायर है। ओके, इस वायर की बात करें तो इस वायर की यहां से यहां तक लंबाई भी है, एरिया भी है, रेजिस्टिविटी भी है। तो इसमें प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, मतलब प्रतिरोध बिल्कुल होगा। अब बताइए कि अगर इसी कॉइल को, जो कॉइल आपको ऊपर दिख रहा है, अगर उसी कॉइल को, सॉरी उसी वायर को हम ऐसे मोड़ दें, ऐसे अगर मोड़ दिया जाता है तो हो जाता है कॉइल। क्या हो जाता है, कॉइल। दूसरा वायर नहीं है, वही वायर है, मैंने उसको मोड़ दिया, वो हो जाएगा कॉइल। तो ये बताइए कि अगर मैं उस वायर को मोड़ दिया तो क्या उसकी लंबाई 0 हो जाएगी, नहीं ना हो पाएगा। क्या उसकी लंबाई, अगर लंबाई बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नहीं, लंबाई तो रहेगा ही उसका। इसका मतलब उसमें प्रतिरोध रहेगा, उसको आप नगण्य नहीं मान सकते हैं। एक कॉइल में प्रतिरोध होता है, ठीक, क्योंकि वही वायर तो मोड़ के बनाया गया है। तो इस कॉइल में मोड़ने की वजह से दो गुण आ जाता है, एक रेजिस्टेंस तो रहता है पहले से ही, और एक एक्सेल आ जाता है, या फिर हम बोलेंगे एल, इंडक्टेंस आ जाता है। तो मोड़ देने से आर पहले से था और एल बाद में मोड़ने से एल भी आ गया,
इसका मतलब एक कॉइल में आर भी होता है और एल भी होता है। एल को निगलेक्ट मत करिए, सॉरी आर को निगलेक्ट मत करिएगा, क्योंकि लंबाई नहीं खत्म कर सकते हैं आप उसका। ओके, तो वही मैं मान के चल रहा हूं कि एक हमारे पास कॉइल है, ये हमारा कॉइल है, और इस कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो एल है। लेकिन अभी मैंने बताया ना कि इस कॉइल को भले उस वायर को ऐसे मोड़ दिए, कॉइल तो हो गया लेकिन इसका प्रतिरोध है इसमें, तो उसके प्रतिरोध को मैं अलग से दिखा दे रहा हूं, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है। इसी कॉइल का प्रतिरोध है, उसको मैं अलग दिखा दिया हूं, कितना, आर। ठीक है, यह हमारा है कॉइल और उसका प्रतिरोध मैंने यहां दिखा रखा है, और यहां से उसको एक सप्लाई दीजिए। ओके, यहां से एक सप्लाई दीजिए, धारा फ्लो होगी। धारा को मैंने कितना मान रखा है, आई। तो माना, यहां पर कुछ चीजों को मान लेते हैं पहले। माना कि आर क्या है, आर क्या है, तो आर जो है कुंडली का, जो है क्वाइल का ही क्या है, प्रतिरोध है। याद रखिएगा, एल क्या है, एल क्या है बाबू, तो एल जो है क्वाइल का, हिंदी में बोलेंगे प्रेरकत्व, इंग्लिश में बोलेंगे इंडक्टेंस। इंडक्टेंस है, इतना मैंने मान लिया। फिर मैंने मान लिया कि जो आर और एल, आई क्या है, आई क्या है बाबू, तो आई है कॉइल में प्रवाहित धारा, कॉइल में प्रवाहित धारा है। और जो यहां वोल्टेज दिया गया है, जो वोल्टेज दिया गया वो V मान लीजिए, तो V क्या है, V इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज है। ओके, अब हम जो वोल्टेज दिए हैं वो जाके कितने भागों में बटेगा, दो भागों में। यहां मान लेते हैं V1, दोनों सीरीज में है ना, यहां मान लेते हैं V2, दोनों सीरीज में है। तो हमारा लिख सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2, मैं इतना लिख सकता हूं। जो V का मान है वो V1 और V2 के योग के बराबर होगा। चलो ये बताओ, प्रतिरोध के लिए V का मान कितना होता है, I इंटू आर, और इसके लिए कितना होता है, L इंटू डी आई बाई डी टी। अभी पढ़ेंगे आगे, अभी आगे थोड़ा बहुत आएगा, मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा आपको इंडक्शन में। यहां पे कितना आ जाएगा, जो V का मान है, जो V का मान है वो आ गया, V का मान हम लिखेंगे I इंटू आर, V1 का, इसका मान L इंटू डी आई बाई डी टी, इतना हम लिखेंगे। ओके, तो इसको समीकरण नंबर कौन सा मान लीजिए, एक मान लीजिए। अब फिर हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर एक में आई डी टी से गुणा कराने पर, आई डी टी से गुणा कराने पर, ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा, V इंटू आई और डी टी इक्वल टू, यहां पर देखो I इंटू आर था ही, और I और डी टी से हमने गुणा करा दिया, प्लस प्लस कितना हो जाएगा, L था ही और डी आई बाई डी टी था, I इंटू हो जाएगा आई डी टी, इतना हो जाएगा। ओके, अब देखो जरा ध्यान देना, यहां से कितना आ गया, जरा चलो यहां देखो कितना आ गया, यहां गया V आई इंटू डी टी इक्वल टू आ गया आई स्क्वायर आर डी टी, प्लस कितना आ गया इसका, देखो आई इंटू आई स्क्वायर आर डी टी, इसमें आ गया देखो डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, एल आई इंटू डी टी, एल आई सॉरी डी टी नहीं बचेगा, एल आई इंटू डी आई बचेगा। देखो इस फार्मूले में तुमको एक चीज देखना है,
इस फार्मूले में एक चीज देखना है। क्या देखना है? तुमको पता होगा जो पावर लॉस होता है, जो पावर लॉस होता है वो होता है आई स्क्वायर आर। अगर इसमें टी का, देखो ये होता है पावर लॉस, ये होता है शक्ति। अगर इसी में हम टी का गुणा करा देते हैं तो यह ऊर्जा लॉस हो जाता है, ऊर्जा लॉस। आई स्क्वायर आर आई इंटू कितना हो जाए टी। तो यहां पर वही बात अगर मैं देखूं, v इंटू आई पावर हो गया, ये देखो ये पावर हो गया हमारा, ठीक, आई हमारा टाइम, ये देखो ये पावर और ये हमारा टाइम, ये देखो ये पावर और ये हमारा टाइम। मतलब हम कह सकते हैं कि ये देखो v इंटू आई, v इंटू आई यह गिवन एनर्जी है। मतलब मैं कह सकता हूं यह कौन सी एनर्जी है? दी गई ऊर्जा। कौन है? दी गई ऊर्जा। हमने इसको 100 ऊर्जा दिया, 100 में से 10 ऊर्जा यहां लॉस हो गया और 90 यहां स्टोर हो गया। कहने का मतलब ये है, तो दी गई ऊर्जा है ये। यहां लॉस कितना हो गया? देखो यहां पर आया है, ये होता है हानि ऊर्जा या लॉस एनर्जी, हानि ऊर्जा। आज जो बचा वो कहां स्टोर हो गया? यहां पर। तो ये कौन सी है? स्टोर्ड एनर्जी, या फिर हम बोलेंगे इसको संग्रहित ऊर्जा। संग्रहित ऊर्जा ऐसे बना लीजिए, संग्रहित ऊर्जा हो जाएगा हमारा। अब यहां पर हमको सिर्फ मतलब किससे है? इनसे मतलब है। हम क्या निकाल रहे हैं? कॉइल में संग्रहित ऊर्जा, तो उसी को बाहर लेते आइए। तो U इक्वल टू कितना आ जाएगा? डी यू कर लीजिए, क्योंकि बहुत छोटा हम पार्ट लिए हैं डी आई, तो L इंटू आई इंटू डी आई। ओके, फिर हम क्या करेंगे भाई? फिर दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन करने पर। चलिए मैं उसको मिटा दे रहा हूं। इसको थोड़ा मिटा दिया जाए, ताकि लिखा जा सके। देखिए देखिए, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करने पर यहां पे कितना था इसी पक्षों का? तो यहां पर था डी यू इक्वल टू, डी यू इक्वल टू कितना है? एल इंटू आई और डी आई। ठीक है, इन दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से डी हट जाएगा, केवल यू बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा? एल, और आई का कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर बाई 2, और प्लस सी नहीं लिखेंगे, बस इतना लिखा जाएगा। यहां पर यू कितना आ गया? यू इक्वल टू आ गया 1/2 एल आई स्क्वायर। तो यही एनर्जी आपकी क्या होती है? स्टोर होती है। यही हमारा ऊर्जा है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा जूल। इतना एनर्जी इसमें स्टोर होगा। तो कॉइल में इतनी एनर्जी हमारी स्टोर होती है, ये बात आपको याद रखना है। ओके, याद रहेगा ये कॉइल में एनर्जी कितनी स्टोर होती है, जरा नोट करिए इसको। हाँ, एक बार और देख लीजिए। कॉइल में जो एनर्जी, अच्छा ये जो रेजिस्टेंस दिखा रखे हैं इसी कॉइल का है, इसी कॉइल का यह रेजिस्टेंस है, आपको याद रखना है। ओके, तो V1 प्लस V2 मैंने लिख दिया है, दोनों में हमने आई डी टी से गुणा करा दिया है ताकि एनर्जी के रूप में बदल जाए, क्योंकि हमको एनर्जी निकालना था। ये आपका दी गई एनर्जी है, लॉसेज एनर्जी है, संग्रहित एनर्जी, संग्रहित ऊर्जा को निकालना है। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ये इतना प्रूव करके आप लोग आएंगे। ओके, चलिए आते हैं थोड़ा नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पे चलते हैं। याद रखेंगे कुंडलित में संग्रहित ऊर्जा। अब चलते हैं थोड़ा एक और टॉपिक देख लीजिए, बाई चांस ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन है, चाहे टॉपिक रहेगा आज का हमारा, कि किसी मान लीजिए कोई एक वायर है, जैसे
एक वायर है, यही बना लीजिए इस मिडिल में। जैसे कि एक वायर हम ले लिए हैं, एक धारावाही चालक है, पढ़ा चुके हैं इसके बारे में। एक धारावाही चालक हमारा है, इसमें मान लीजिए धारा ऊपर की तरफ है चाहे नीचे की तरफ है, कैसे ही मान सकते हैं, एज और मानिए। मान लीजिए अभी नीचे की तरफ मान लीजिए, तो आपको पता होगा इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, पढ़ा रखे हैं आपको। उसकी दिशा कैसे होगी देखिए, अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे आएगी, इनका जो डायरेक्शन होगा ऐसे आएगा, ये डायरेक्शन होगा। ओके, ऐसा इसका डायरेक्शन होगा। तो मान लेते हैं इसको, थोड़ा ऊपर में दिखा दे रहा हूं, यहां पर दिखा दे रहा हूं इसी चीज को, बड़ा वाला को मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूं, बस इतना दिखा रहा हूं। ओके, यहां से उसका डायरेक्शन होगा और इसका सेंटर ये है, ठीक है, इसका सेंटर है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, अगर हम किसी मैग्नेट को यहां से लेकर एक चक्र पूरा लगा रहे हैं, किसी मैग्नेट को इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट चाहे रिलेशन में अगर हम एक चक्कर लगा रहे हैं, तो हमको कितना कार्य करना पड़ेगा, या फिर उसके लिए हमको कितने फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, आइए देखते हैं कितना कार्य आपको करना पड़ेगा, या फिर यहां पर कितना बी होगा, या फिर यहां पर कितना एच होगा, वो भी आप निकालेंगे इसी फार्मूले से। तो बस हमारा ये होगा कि किसी धारावाही धारावाही चालक के कारण, चाहे चालक के धारावाही चालक के चारों तरफ चलने पर कृत कार्य कितना आपको कार्य करना पड़ेगा। ओके, तो कितना कार्य करना पड़ेगा उसके लिए कुछ चीजें मान लेते हैं। माना कि हम इधर इस साइड में चल रहे हैं, जो हमारा एच होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो कुछ चीजों को मान लेते हैं। माना कि एच क्या है, एच क्या है, तीव्रता है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं इंटेंसिटी है, पूरा नहीं लिखूंगा, इंटेंसिटी चलो लिख दे रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एच मान लेते हैं। और बी क्या है, बी है डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मान सकते हैं, चलो लिख ही रहा हूं तो लिख दे रहा हूं मैं, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मान लिया। और मैंने मान लिया कि जो यहां से लेकर यहां तक का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर क्या है, जिस पथ पे आप चल रहे हैं पथ का त्रिज्या है, मतलब कह सकते हैं पथ का रेडियस है, चाहे पथ का त्रिज्या मान लीजिए। ओके, अच्छा एच क्या होता है, एच एक प्रकार का बल ही तो होता है, बताए थे ना, एकांक ध्रुव पर लगने वाला जो बल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो यहां पे एकांक ही मान लेके चला जाए। ओके, और मान लेते हैं इसमें जो धारा है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितना है, आई है। आई क्या है, सॉरी देखिए आई क्या है, आई क्या है बाबू, आई है प्रवाहित धारा है। आई को मान लो प्रवाहित धारा है। ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर हम एक एक चक्र में जो चलेंगे वो कितना चलेंगे, तो बल गुणे विस्थापन, चाहे बल गुणे चलिए दूरी लिख लीजिए। तो मान लीजिए कि हम उसमें देखें तो कृत कार्य एक चक्र में, यहां पर लिखेंगे एक चक्र में कृत कार्य, एक चक्र में कृत कार्य बराबर कृत कार्य, चाहे यहां पर चलिए वहीं लिख लीजिए, कृत कार्य कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा बल आई इंटू चलित दूरी, बल इंटू चलित दूरी हो जाएगा। और बल कितना है बताओ यहां से, तो कार्य को हम लिखेंगे W इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो बल कितना है एच मान लिए हैं, और कितना दूरी चलेंगे, जितना परिधि होगा तो 2 पाई आर, ये आपका कृत कार्य आ जाएगा। यही क्वेश्चन नंबर कौन सा मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए।
इतना आपको कार्य करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अगर मैं चाहूं तो इसमें थोड़ा सा और चीजें इंक्लूड करूंगा, देखिएगा मैं थोड़ा सा और चीजें इंक्लूड करूंगा। अगर मैं चाहूं तो एच का मान बी के फॉर्म में रख सकता हूं, लेकिन और थोड़ा चलेंगे। देखिए ये मान लीजिए W1 मान सकते हैं इसको, अभी W1 मान के चलिए, और यही कार्य जो कार्य का फॉर्मूला आता है W2 इक्वल टू N इंटू आई भी आता है। इक्वेशन नंबर सेकेंड, मतलब ये कार्य है, अभी ये पढ़े नहीं आप लोग फॉर्मूला, H इक्वल टू NI/L से आता है ये चीज, ठीक है, वहां से आएगा। जैसे देख लो यहां पर बता ही दे रहे हैं थोड़ा सा, जैसे एक फॉर्मूला होता है ना H इक्वल टू NI/L होता है। तो अब अगर यहां से N इंटू आई निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, H इंटू L, तो वही बात आ गई ना, ये बल है, आई हो गया लंबाई, चलिए दूरी हो गया, तो बल गुणा दूरी जो आपका होता है वही तो एनर्जी हो जाएगी। तो वही बात यहां भी आ जाता है, N इंटू आई आ जाता है। लेकिन अगर मैं माना N क्या है, जो वायर है ना, वायर में N मान लेते हैं, तो N की संख्या एक, नंबर ऑफ टर्न्स एक माना जाता है। जहां पर आपको नंबर ऑफ टर्न्स न दिखाई दे उसमें नंबर ऑफ टर्न्स एक मानिएगा, याद रखेंगे ये चीज, क्योंकि होता है उसमें सॉलिड में एक नंबर ऑफ टर्न्स होता है। यहां पर N का मान लीजिए कितना है, एक है, तो W2 का मान कितना आ जाएगा, W2 का जो मान आएगा N इंटू आई की जगह पर सिर्फ क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। यह समीकरण नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, दो हो जाएगा। ये फॉर्मूला थोड़ा एक्स्ट्रा है, अभी आप पढ़े नहीं होंगे, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो मैं थोड़ा सा मिटाना क्या चाह रहा था, इसको मिटाना चाह रहा था, समीकरण नंबर 2 इसको मान लीजिएगा। ओके, और मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बताया हूं, जगह हमारे पास है नहीं, जगह है नहीं, उसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको मिटाऊंगा, मेरी मर्जी, नोट करते रहिएगा। देखिए इतना आ जाएगा। ओके, अब हमारा जो, अब थोड़ा सा एक चीज बताइए, दोनों एनर्जी ही एक ही एनर्जी है, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो मैं लिख सकता हूं कि W1 इक्वल टू W2, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, दोनों एक ही एनर्जी है तो आप बराबर लिख सकते हैं। तो W1 का मान कितना है, H इंटू कितना है 2 पाई R इक्वल टू आई आ गया। ओके, यहां से आपको H निकाल लीजिए, यहां से H निकाल लीजिए, तो S इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से आई डिवाइड बाई 2 पाई R। ओके, इतना आपका H का मान आता है। इंटर में इस फार्मूले को आप लोग कैसे पढ़े होंगे, इंटर में पढ़े होंगे H इक्वल टू 1/2 पाई आई बाई R, आप लोग इंटर में ऐसे पढ़े होंगे, बात एक ही है, दूसरा नहीं है। तो H का मान आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहीं से देख लो, N इंटू आई, अगर नंबर ऑफ टर्न्स को N माना जाए तो N इंटू आई बाई L, H इक्वल टू NI/L, यहां से भी आ जाता है वो चीज। ओके, इतना आ जाएगा H का मान। और एक और फॉर्मूला पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, इसको मान लो समीकरण नंबर 3 अभी पढ़ाए थे, म्यू इक्वल टू होता है B/H। तो H बराबर क्या आ जाएगा, H बराबर आ जाएगा यहां से B बाई म्यू, यहां आ जाएगा। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 3 में, H का मान रखने पर क्या आ जाएगा, देख लो, अगर समीकरण 3 में तुम H का मान रख दोगे तो क्या आ जाएगा, H का मान कितना है B बाई म्यू इक्वल टू आई बाई 2 पाई R। B इक्वल टू कितना आ जाएगा, B इक्वल टू, यहां से B निकाल लो, तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बाई 2 पाई आई बाई, ये भी फार्मूला तुम लोग पढ़ के आए होगे, ऐसे पढ़े होगे, डायरेक्ट आप चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो। तो यहां से हमारा B निकलता है और इसमें निकलता है, कृत कार्य निकालेंगे, लेकिन उसी समय एक और कुछ फार्मूले बना लेंगे, B और H का कुछ फार्मूले भी आ जाएंगे कि अगर कोई धारावाही चालक है तो उसमें B कितना काम करेगा और H कितना काम करेगा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये भी आपको कंफर्म होना चाहिए कि B और H कितना काम करेगा। ठीक, तो ये रहा मैग्नेट, ये रहा चुंबक। चुंबक में आप ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो चुंबक में बहुत चीजें खत्म हो चुकी हैं और चुंबक का चैप्टर भी आज क्या हुआ, खत्म हो गया, क्लोज्ड। आज हम मैग्नेट क्या किए, खत्म कर दिए। कौन सा मैग्नेट खत्म किए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी जो चैप्टर खत्म हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट।
ये आज खत्म हो गया। ओके, अब इसके बाद आपको क्या पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट के आपको हम बाद स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, देखिए कई किताब में कई इधर उधर दिया होगा चैप्टर, कंफ्यूजन में नहीं आना है। मैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करेंगे, और मैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा फैराडे का नियम रहेगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, उसको हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। ओके, एक बात याद रखना है, वो मैग्नेट ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से पढ़ाया हुआ है। ओके, बहुत ढंग से पढ़ना है मैग्नेट, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, आज के लिए इतना। ओके, बाय, टाटा, मिलते हैं अगला लेक्चर। टाटा बाय बाय नहीं करते हैं, हम सोच रहे हैं कि आपको कुछ पढ़ाई दें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं सोच रहा था थोड़ा सा और आगे पढ़ा दें, फैराडे का नियम भी आज स्टार्ट कर दें। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फैराडे का नियम स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। क्या है कि अभी आपका एग्जाम भी होने वाला है 22 जून से, तो अगर मान लीजिए कोर्स नहीं खत्म होता है तो फिर आप कैसे पेपर देंगे, तो हम सोच रहे हैं कुछ आपके क्लासेज और थोड़ा स्टार्ट कर दिया जाए। ओके, मैग्नेटिक सर्किट आपको पढ़ा दिए हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और लाइफ के लिए भी। ठीक है, चलिए क्लास ले लेते हैं, फैराडे के नियम पर थोड़ा डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि फैराडे का नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। BEE में समझिए कि फैराडे का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, चलिए थोड़ा देख लेते हैं, एक लेक्चर और देख लेते हैं, ताकि आपके लिए, मैं सोच रहा था कि बीच बीच में आपको ज़्यादा लेक्चर भी जैसे लाइव लूँ, तो मैं सोच रहा था लाइव एक दिन आकर कम से कम 3 घंटे का लाइव लूँ, 2-3 घंटे का लाइव तो मैं चाहता हूँ एक दिन। ठीक है, और हो सकता है तो आपको इसी संडे को मैं शाम को आपको 2 या 3 घंटे के लाइव ले लूँगा। ओके, चलिए। ठीक है, आइए देखते हैं फैराडे का नियम। पढ़ेंगे हम कौन सा नियम, फैराडे का नियम। फैराडे का नियम या फैराडे लॉ बोलेंगे। ठीक है, सुरती उड़ती नहीं है, चिवड़ा है, भुजा हुआ चिवड़ा, भुना हुआ चिवड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो पूछने मत रहिए कि सर सुरती खा रहे हैं। ठीक, देखिए हम पढ़ेंगे फैराडे का नियम। यही भाई साहब आए, फैराडे साहब आए, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में तबाही मचाकर चले गए। इन्होंने कहा बोलो हम आ रहे हैं और तुम लोग को हम इतना नियम दे देंगे, आप पढ़ते रहो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेकर पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ठीक, नहीं आए, एसी का निर्माण कर दिए, और एसी का निर्माण होने पर कितना बवाल हुआ समझ ही रहे हैं। आजकल डीसी का यूज लगभग खत्म हो गया है, केवल एसी एसी एसी। ओके, आइए देखिए फैराडे का नियम क्या कहता है। जैसे ही हम बच्चों से
जब आप हमें पढ़ाते हैं, जैसे बच्चों से पूछते हैं फैराडे का नियम क्या है, कौन कौन जानता है, तुरंत बच्चे हाथ उठाते हैं, सर मैं जानता हूं मैं जानता हूं। तुरंत एक ही आंसर आता है, फैराडे का नियम क्या है भाई? फैराडे के नियमानुसार जब किसी कॉइल में फ्लक्स उत्पन्न होता है, परिवर्तित होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। फैराडे का नियम, भाई फैराडे का नियम थोड़ा विधिवत रूप से बताया करो यार, फैराडे का नियम क्या होता है? ठीक है, आओ देखते हैं। फैराडे साहब जो थे वो प्रैक्टिकल अपना कर रहे थे, और प्रैक्टिकल करने के दौरान उन्हें एक बात सोचा। क्या सोचा? जैसे कि अभी आपको हम जस्ट पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाया गया था कि अगर हम एक धारावाही चालक को, एक धारावाही चालक में अगर हम धारा प्रवाहित करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फैराडे ने क्या सोचा कि यदि किसी धारावाही चालक में यदि धारा प्रवाहित करा रहे हैं तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। ठीक है, ओरेस्टेड ने कहा था कि अगर किसी धारावाही चालक के चारों तरफ, धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। नियम आपको बताए थे, निकाल लीजिएगा रूल से, आपको पता होगा डायरेक्शन उसका। ठीक उसका उल्टा फैराडे ने सोचा, कहा कि यदि धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो फिर चुंबकीय क्षेत्र की वजह से धारा भी उत्पन्न हो सकता है। धारा किससे उत्पन्न हुई? ईएमएफ से। वही बात उन्होंने सोचा कि अगर किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो फिर चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारा क्यों नहीं उत्पन्न हो सकता है? और उन्होंने प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। शुरू कर दिया। अब प्रैक्टिकल कैसे किया जरा वो देखते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक मैग्नेट लिया, ऐसे एक मैग्नेट लिया, ओके, इसमें एक नॉर्थ था और दूसरा साउथ था, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। आप जानते हैं कि जो फ्लक्स रेखाएं होती हैं, जो फ्लक्स रेखाएं होती हैं वो हमारी नाड़ से निकलती हैं। नहीं, रेड से दिखाई नहीं देगा आपको, इसमें ले लीजिए। देखिए, जो फ्लक्स रेखाएं होती हैं वो नाड़ से निकलती हैं, ऐसे फ्लक्स रेखाएं गुजर रही थी। इसके बारे में भी बहुत आपको पढ़ा दिए हैं, फ्लक्स के बारे में आप बहुत विधिवत रूप से पढ़ाए हैं। क्लास जाके जरूर देखिएगा, अटेंड कीजिएगा। यह हमारी मैग्नेटिक लाइंस थी। तो उन्होंने ये कहा कि अगर किसी धारावाही चालक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो सकता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से धारा उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। और उन्होंने क्या किया कि एक कॉइल बनाया। इन्होंने एक कॉइल का निर्माण किया। देखिए, अगर मैं एक कॉइल की बात करूं, देखिएगा जरा ध्यान से, अगर मैं ऐसे एक कॉइल बनाऊं, ऐसे मैं एक कॉइल बनाऊं और इस कॉइल को मैंने यहां पर बस इसमें इंडिकेटर लगा दिया है। इसका मतलब जब इसमें धारा फ्लो होगा तो इंडिकेट करेगा वरना नहीं करेगा। इसका मतलब ये है, अगर धारा फ्लो करेगा तो इंडिकेट करेगा वरना नहीं करेगा। लेकिन इसी कॉइल को, जो आप ऐसे दिखाई दे रहा है, अगर इसी कॉइल को ठीक सामने से देखेंगे, अगर इसी कॉइल को इधर से देखा जाए तो एक गोलाकार दिखाई देगा एक, ओके। मगर इसका अगर साइड व्यू देखूं तो आपको बिल्कुल गोलाकार दिखाई देगा, ओके। और इसमें मैंने क्या कर रखा है भाई, इसमें मैंने एक इंडिकेटर लगा रखा है। ये गोलाकार दिखाई देगा, सामने से देखेंगे तब आपको ऐसा दिखाई देगा। अब उन्होंने क्या किया कि इस कॉइल को उठाया, भाई धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से धारा फ्लो होनी चाहिए। अब उन्होंने क्या किया कि इस कॉइल को उठाकर यहां रख दिया, उसने, और देखा कि धारा नहीं फ्लो हो रही है। फिर उसने उसको उठा के यहां रख दिया, इसको उठा के यहां रख दिया उसने, और फिर उन्होंने देखा धारा नहीं फ्लो हो रही है। फिर इसी को उठा के यहां रख दिया उन्होंने, फिर धारा नहीं फ्लो हो रही थी। वो एकदम परेशान हो गए, प्रैक्टिकल करते रहे लेकिन फिर भी कोई करंट उसमें फ्लो नहीं हुआ।
कभी यहां रख रहे थे, कभी वहां रख रहे थे, कभी यहां रख रहे थे, चारों तरफ रखते गए, बहुत बार प्रैक्टिकल किए, लेकिन उसमें धारा फ्लो नहीं हुआ। वो एकदम परेशान हो गए, कहे कि यार अगर धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो फिर चुंबकीय क्षेत्र की वजह से धारा क्यों नहीं फ्लो हो रही है। एकदम परेशान हो गए। नहीं होता कि जब आदमी गुस्सा हो जाता है किसी चीज को देखकर, एकदम भाई कोई भी काम करते करते गुस्सा हो जाए, और जब नहीं होता है तो गुस्सा कर हटो, हम नहीं करेंगे, आप कोई काम नहीं करेंगे, जाओ। जैसे आजकल नौकरी की बात हो रही है, अगर सरकारी नौकरी नहीं लग रही है तो बच्चे लास्ट में नहीं करेंगे नौकरी, अब जा रहे हैं अपना ये काम करने। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि कुछ पॉइंट से बचे रहते हैं, फिर आप एग्जाम देते हैं और सरकारी नौकरी आराम से लग जाती है। फिर बल्ले बल्ले, फिर फराडे भी वैसे ही किए। आजकल हम लोग को परेशान कर रहे हैं, काहे परेशान कर रहे हैं। अगर ये प्रैक्टिकल उस दिन फेल हो गया होता तो इतने परेशान हम लोग नहीं होते। क्यों? इतने एग्जाम नहीं देने पड़ते, तुम लोग इतने परेशान नहीं है, सिलेबस तुम्हारा कम हो गया होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बाबू, उन्हीं की वजह से आज पूरे देश में, पूरे विदेशों में, पूरे भारत में, चाहे पूरे विश्व में, उन्हीं की देन है कि आजकल रात में भी आप लोग उजाले में रह रहे हैं, अच्छे उजाले में रह रहे हैं। ओके, रात को भी दिन बनाकर रख दिए हैं, उन्हीं की देन है। तो हुआ क्या कि जब प्रैक्टिकल करते रहे, कभी यहां पर रखे, कभी वहां रखे, कभी वहां रखे, कभी यहां रखे, इधर उधर रखते 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 उन्होंने देखा कि धारा तो नहीं फ्लो हो रही है। भाई क्यों नहीं फ्लो हो रही है, एकदम परेशान हो गए थे। अब परेशान होके उन्होंने कॉइल को धड़ाम से फेंका। अब उनका भाग्य ठीक था कि जब उन्होंने कॉइल को फेंका तो वह कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड से होते हुए गुजर गया। और जब मैग्नेटिक फील्ड से होते हुए गुजरा तब तक उनका ध्यान वही दिख रहा था। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरा, पॉइंटर में विक्षेप हो गया, जो पॉइंटर उसमें लगा रखे हैं उससे विक्षेप हो गया, पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो गया। और जैसे ही पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ तो उन्होंने कहा, बाप रे, यहां से तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था, वो प्रॉब्लम सही हो गया। क्या प्रॉब्लम था भाई, क्यों धारा फ्लो हो गई? उन्होंने फिर विचार करना शुरू किया। तो उन्होंने एक चीज देखा। क्या देखा? कि जब हम यहां से उठा के यहां रख दे रहे थे, फिर वहां रख दे रहे थे, तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा था। हम ले आकर रख दिए, रख दिए, फिर लेकर रख दिए, रख दिए। अब क्या हुआ, जब यहां से हम फेंके, जब वो इस रास्ते से होकर गुजरा, जब वो इस रास्ते से होकर गुजरा, इस रास्ते से होकर गुजरा, तो देखो इस समय इसमें कितने फ्लक्स थे? 2 फ्लक्स। इस समय इसमें कितने फ्लक्स हो गए? 4, 5। इस समय कितने फ्लक्स हो गए? 3, फिर हो गए 2, फिर हो गए 0। मतलब उन्होंने देखा कि जब ये चला तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हो गया। ठीक है, आज जब गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तब उसमें धारा फ्लो होना शुरू हो गया। और उसी के आधार पर अपना ये नियम दे दिए। क्या नियम दिए? कि जब किसी कॉइल से, ध्यान रखिएगा, जब किसी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। अरे ईएमएफ उत्पन्न होगा तो धारा फ्लो होगी, ठीक। अरे ईएमएफ उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, और जब फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन चलेगा, तब धारा फ्लो होगी, ठीक। तो उन्होंने अपना नियम क्या दे दिया? जब किसी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। द्वितीय नियम क्या था? जो उत्पन्न होने वाला ईएमएफ है वह फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। और इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे कल, आज नहीं कल। मुझे कुछ काम है, कल क्लास लेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।